बीच में टोका टोकी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारा डाउट है, टोका टोकी नहीं। जिनका जो डाउट जैसे ही नंबर आता है एकदम एक्टिव हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। ये लैम्डा है, सारा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा नहीं। जब भी लैम्डा रहता है तो इसका फील्ड होता है के लैम्डा बाई आर, और इधर होता है के लैम्डा बाई आर, ठीक है। इधर माइनस लैम्डा है तो उसकी वजह से माइनस है तो उसका के लैम्डा बाई आर, और ऊपर के लैम्डा बाई आर होगा। तो आप देखिएगा वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सर्वाइव करेगा तो कितना आ रहा है 2 के लैम्डा बाई आर। और नीचे वाले के कारण देखेंगे तो नीचे वाले के कारण तो लैम्डा रहता है तो 2 के लैम्डा बाई आर होता है, 2 लैम्डा है तो 4 के लैम्डा बाई आर होगा, ठीक है। यानी एक आ रहा है 4 के लैम्डा बाई आर और एक आ रहा है 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? कोई एक बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन, उसका फिर वैल्यू निकाल लीजिएगा स्क्वायर करके, वो सब अपन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक वायर ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। हमेशा जो लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब भी दो एंगल दिया रहता है और इसके कारण फील्ड क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा 45 है प्लस साइन बीटा वो 90 है, ठीक है। और वो माइनस आई कैप आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे होते हैं। और दूसरे में आता है कॉस बीटा, ठीक है। तो कॉस 45 ले लो, ठीक है, तो वो 1 कॉस 45 और एक 90 है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा होगा। सेम लॉजिक से ये वाला वायर देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल वायर है उसके कारण आ गया और आर की जगह स्मॉल आर होगा। जो वर्टिकल वायर लेंगे तो उसके कारण जो फील्ड होगा इधर होगा और इधर होगा, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन 45 प्लस साइन 90, ये ऐसा आएगा, ठीक है। और वो आई कैप में आएगा, ठीक है। और जे कैप में आएगा तो कॉस बीटा, तो कॉस 45, ठीक है। और वो नीचे माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इंडिविजुअल निकालना था। और देख डायरेक्शन मेन देख लीजिए, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जिसका भी क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है तो देख लो। क्वेश्चन में बोला है कि z इक्वल टू a पे फाइंड द रेशियो ऑफ a बाई b इफ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट z इक्वल टू a इज इन इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे कोई चार्ज को रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे दो रिंग है तो दोनों रिंग फोर्स लगा रहा होगा। एक पॉजिटिव रिंग है तो पॉजिटिव रिंग फोर्स इधर लगाएगा F1, नेगेटिव रिंग है तो वो फोर्स F2 इधर लगाएगा। दोनों फोर्स सेम है तो दोनों फील्ड भी सेम होगा, यानी आपका E1 और E2 सेम होगा, E1, ठीक है। तो E1 स्मॉल a के लिए तो क्या लिखते हैं, तो K Q और x यहाँ पे a है अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका रेडियस भी a है तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो वो भी a है पावर 3/2। ये इक्वल टू बाहर वाले चार्ज के कारण, तो बाहर वाले पे चार्ज पे है 5/2 पावर 3/2 इंटू क्यू। और उसके लिए डिस्टेंस a है k q x बाई r स्क्वायर, लेकिन उसका रेडियस जो है b है प्लस a स्क्वायर प्लस 3/2। सॉल्व कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 2 आंसर था, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ऊपर जेड है, ये ऐसा है, ठीक है। और ये पूरा यूनिफॉर्म चार्ज शीट है, बहुत बड़ा इंटायर एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में बहुत बड़ा शीट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट शीट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस सर। ठीक है। कहेंगे। और तो बोल रहा है कि उसके उस शीट में एक छोटा सा होल है, उस होल का रेडियस क्या है, a है, ठीक है। तो वो होल है ऐसा, ठीक है।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा कंप्लीट लेते हैं और एक बार होल की वजह से लेते हैं। तो यानी ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो ये शीट आ गया, शीट के कारण ऊपर में जो फील्ड होगा, शीट के कारण ऊपर में फील्ड होता है, तो इनफाइनाइट शीट के कारण फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ऊपर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। दूसरा डिस्क लेंगे, अब डिस्क तो सिंस कैविटी था तो कैविटी में हम लोग भर दिए, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव वाले को इसमें डाल देंगे तो कैविटी क्रिएट होगा। अब ये डिस्क है और ये डिस्टेंस कितना है, जेड है, और इसका रेडियस क्या है, ए है, ठीक है। तो डिस्क के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा बाई 2 एफ नॉट, और डिस्क के कारण जो फील्ड का नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होगा, नीचे होगा, कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एफ नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, शीट के कारण ऊपर, डिस्क के कारण नीचे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई, तो ये सिग्मा बाई 2 एफ नॉट में से वो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा बाई 2 एफ नॉट जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। जेड कॉमन ले लीजिएगा, जेड कॉमन ले लीजिएगा, तो ये पहला पार्ट का आंसर हुआ। तो अगर बोल रहा है कि जेड मच मच ग्रेटर देन ए है तो सिग्मा बाई 2 एफ नॉट, जेड कॉमन लेंगे, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बाई जेड स्क्वायर। जेड अगर बहुत बड़ा है, डायपोल में भी हम लोग देखते थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एफ नॉट, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसका रेडियस ये एकदम पिन होल है और ये पॉइंट बहुत ऊपर है, तो ये इनफाइनाइट शीट ही रहेगा। तो जो इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला होता है वही इसका भी होता है, ठीक है। सब लोग को चमका ना। चलिए अब हम लोग आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि 3 इनफाइनाइट वायर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तीनों के कारण यहाँ पे बोल रहा है एक पॉइंट पे फील्ड, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो तीनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए वो पॉइंट ए कॉमा ए है, ठीक है, ये मान लो x है, वो नीचे वाला y था, ऊपर वाला z है, तो उसको अगर z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, a होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर, a माइनस 0 का होल स्क्वायर और a माइनस a, वो 0 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आएगा √2a। सॉल्व कीजिएगा वो √2 आएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई r, इनफाइनाइट वायर के कारण वही होता है। और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे, अवे मतलब इधर, ठीक है। तो वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके। तो ए आई कैप यूनिट वेक्टर लिखना है सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और अपॉन यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये k लैम्डा बाई a, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा, i प्लस j, ऐसा आएगा। ये आपका किसके लिए आया है, जेड वाले के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जेड। तो आप देखिएगा जेड के लिए आया है तो i प्लस j बचा है, तो अगर x के लिए लिखेंगे तो वो क्या आएगा, k लैम्डा बाई a, j प्लस k होगा। उसी तरह y के लिए लिखेंगे तो k लैम्डा बाई a, i प्लस k होगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तो i 2 बार है, j 2 बार है, k 2 बार है, तो 2k लैम्डा बाई i प्लस j प्लस k आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, वेक्टर फॉर्मूला थोड़ा लगा देना है। हमेशा याद रखिएगा इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई r, और फील्ड क्या होता है, अवे। तो जिस पॉइंट पे निकालना है, a पे निकालना है, तो उसको z एक्सिस से ज्वाइन कर दो। तो z एक्सिस से जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वो यहाँ पे मीट करेगा, वो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, a। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस आएगा √2a, और यहाँ पे फील्ड अवे होगा, यानी इसी लाइन के डायरेक्शन में। तो 2 पॉइंट दिया रहता है, उस लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं और वो वेक्टर आया उस, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैप मोड से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे जेड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, वैसे ही एक्स के कारण, वैसे ही वाई के कारण, उससे आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ में बोला है, ठीक, इसी डायग्राम में ही समझा देते हैं। तो फिफ्थ में देखो, ये कोई भी पॉइंट ले लो P, x, y, ठीक है। तो लैम्डा 2 वाला, लैम्डा 2 कौन सा है, नीचे वाला, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या है, y है। लैम्डा 2 कौन सा है, नीचे वाला है, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो लैम्डा 2 के लिए डिस्टेंस y है और लैम्डा 1 के लिए डिस्टेंस x है। लैम्डा 2 के लिए डिस्टेंस y है और लैम्डा 1 के लिए x है। तो लैम्डा 2 के कारण जो फील्ड आएगा वो ऊपर आएगा, E2 मान लो, और लैम्डा 1 के लिए जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा, उसको E1 मान लो,
ठीक है, और नेट जो फील्ड आ रहा है वो इधर आ रहा है और ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा लिखेंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस यानी E2 बाई E1, ठीक है। E2 क्या है, 2k लैम्डा बाई r, तो E2 के लिए E2 कौन क्रिएट कर रहा है, लैम्डा 2, तो उसके लिए डिस्टेंस y है। E1 कौन क्रिएट कर रहा है, लैम्डा 1, उसके लिए डिस्टेंस x है। तो सॉल्व करेंगे तो ये x बाई y आ रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू x बाई y, ये ऐसा आ रहा है। सॉरी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेना भूल गया यार, 2k लैम्डा y मतलब 2 है और ये यहाँ पे 1 है, ठीक। तो 2k कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लैम्डा 2 लैम्डा 1, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में देखिएगा, ये ट्राइंगल में तो tan अल्फा लिखना है, तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा, तो y बाई एक्स इधर ले आइए, इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो y बाई एक्स, ये ऐसा ट्राइंगल है, ये अल्फा है, ये y है, ये x है, तो tan अल्फा y बाई एक्स होगा, तो y बाई एक्स भी tan अल्फा हो गया, तो tan अल्फा इंटू tan अल्फा क्या होगा, tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा आपका लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन उल्टा निकालना है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो वो 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा यानी वो cot स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 7th नंबर। 7th नंबर में ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया है, Q1 Q2 AB, Q1 Q2 AB, ये P, ठीक, सही है। अब देखिए ऐसा डायग्राम है 7th नंबर क्वेश्चन में, 7th नंबर क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम है। अब आपको पता ही है, दो चार्ज है, दोनों के कारण बी जो पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे फील्ड 0 है, तो दो चार्ज के कारण फील्ड बाहर में तभी 0 होता है जब दोनों का चार्ज का अपोजिट नेचर होता है, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का, और किस साइड 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं Q1 और Q2 अपोजिट नेचर का और Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, यानी मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2, ठीक है, और दोनों साइन वाइज अपोजिट है। और कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर Q2 पॉजिटिव चार्ज रहता है तो जस्ट पॉइंट बगल में लेते हैं, तो उसके कारण फील्ड इनफाइनाइट आता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो फील्ड आगे आता, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड नीचे आ रहा है, यानी Q2 निगेटिव होगा, यानी Q2 निगेटिव है, तो Q2 निगेटिव है तो Q1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा है, और क्या बोल रहे हैं भाई, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L है, तो यहाँ पे नेट फील्ड 0 है, यानी दोनों चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू सेम है, तो KQ1 बाई L प्लस A का होल स्क्वायर इक्वल टू KQ2 बाई A स्क्वायर, ये आपका ऐसा है, तो इससे Q1 Q2 का मॉड आ जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, उससे आ जाएगा। और बोल रहा है कि यहाँ पे फील्ड ये पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस x पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, दोनों चार्ज के कारण, तो देखो Q1 पॉजिटिव है तो उसके कारण फील्ड अवे होगा, Q2 निगेटिव है उसके कारण फील्ड टुवर्ड्स होगा, तो दोनों नेट फील्ड जो होगा वो आपका कोई भी इस पॉइंट को C मान लो, तो नेट फील्ड C पे जो होगा दोनों का अपोजिट होगा, तो क्या लिखेंगे, तो KQ1 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस KQ2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस Q1 L प्लस एक्स का होल क्यूब आएगा और ये KQ2 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, साथ में 2 भी रहेगा, -2 और यहाँ पे 2, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो उससे x जो आएगा वही b है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, इस टाइप की चीज हम लोग किए हुए क्लास में, बस मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 बोला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ये ऐसा शीट है, ठीक है, और ये ऐसा है। ठीक है, सडनली अभी ये जो पेंडुलम था उसपे कोई चार्ज नहीं था, तो इवन दो इनफाइनाइट शीट पे चार्ज है यानी फील्ड है यहाँ पे, लेकिन इस पे चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। सडनली चार्ज देंगे तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा और ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, और मान लो यहाँ जाके रुक गया, तो पहले भी रुका हुआ था और फाइनली भी रुका हुआ है, तो एनर्जी बैलेंस करेंगे। एनर्जी क्या बैलेंस करेंगे? एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल भी 0 है, जाके वहां बैलेंस हो गया। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लग रहा है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लगेगा, तो यहां से यहां जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना लेंथ हुआ है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है। ग्रेविटी नीचे लगता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इंटू चार्ज, ये क्या हो गया? फोर्स आया QE इंटू डिस्टेंस, तो ये L है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? L साइन थीटा। ठीक है, L साइन थीटा माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी के कारण वर्क डन 0 होगा, तो mg। ठीक है, और कितना ऊपर गया है? तो इतना ही लेंथ ऊपर गया है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल लेंथ L है, उसमें से L cos थीटा माइनस कर देंगे, तो L1 माइनस cos थीटा। नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो 0 है। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऐसा बचेगा। ठीक है, क्योंकि उसको उधर ले जाएंगे 0 से इक्वेट करेंगे, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो इधर बचा mg और इधर बचा सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा है। ठीक है, अब साइन थीटा को यहाँ पे थोड़ा सा गणित है, तो साइन थीटा में 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स थीटा बाई 2, यानी 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये सब डबल एंगल का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, और ये क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई 2 mg एप्सिलॉन नॉट। तो tan उधर ले जाएंगे, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 tan इनवर्स सिग्मा क्यू बाई 2 mg एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर। tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो थीटा बाई 2 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, तो ये 8th नंबर का क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, 9th नंबर में एक शीट है और ये L डिस्टेंस गया है, क्या निकालना है? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये D डिस्टेंस है, ये L है, तो 9th नंबर बोला है ये डिस्टेंस D है और ये L है, और इसको U स्पीड से फेंके। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज है कुछ, तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और शीट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन, तो शीट पॉजिटिव चार्ज है, तो शीट पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे जो शीट के कारण फील्ड ऊपर होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण उस पे फोर्स नीचे लगेगा। अब वो फोर्स क्या होगा? तो QE। ठीक है, Q कितना होता है? तो इनफाइनाइट शीट के कारण सिग्मा बाई 2 एफ नॉट, ये E आया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E, ये फोर्स आया, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? मास, तो ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ गया। अब सिंस ये यहां से यहां आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? L। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टाइम कितना लगेगा पहुंचने में? तो L बाई स्पीड। अब इतने ही टाइम में ये यहां से यहां आया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट D आया है, तो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू वर्टिकल में स्पीड नहीं था, तो 0 इंटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर, A आया आपका ये सिग्मा E बाई 2 एप्सिलॉन m इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या है? L टी स्क्वायर, यानी L बाई U का होल स्क्वायर, उससे सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पहला टर्म 0 है।
सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा। चलिए 9 नंबर हो गया। जिसका अपना जो जो डाउट है वो अपना देखते रहिएगा, ठीक है। क्यू है और एक्स पे फील्ड बोल रहा है, क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इसके सेंटर पे प्लस क्यू है, और ये एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे फील्ड बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड बोल रहे हैं, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पे फील्ड जो होगा वे होगा कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण टू वर्ड्स होगा, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव ले लेंगे, तो के क्यू, और वो वैल्यू क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये आंसर होता है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये आ रहा है नीचे में एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ऊपर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो इसमें बाइनोमियल थोड़ा लगाएंगे, पहले एक्स कॉमन ले लो, तो के क्यू, एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो पावर में 3/2 है, 2 2 कैंसिल होगा, तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लो, तो अंदर में बचा क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर का बाई ये ऐसा बचा -1, और नीचे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ तो एक मिनट, ठीक, और नीचे में भी एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। नीचे वाला टर्म को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये बहुत छोटा है, और यहाँ का जो पावर है वो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये गणित है थोड़ा, तो ये हो गया, ये सब हम लोग पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, कि पावर कोफिशिएंट बन जाता है, और ये -1 और नीचे में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बचेगा आर स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर आएगा, तो 3/2 के क्यू आर स्क्वायर बाई एक्स पे पावर 4, तो यही 3/2 निकालना था, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गणित है सिंपल सा, ठीक है, और ऐसा बाइनोमियल वाला ऐसा नहीं है कि पहली बार किए हैं, पहले भी कर चुके हैं। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर में तो फालतू का कैलकुलेशन है, ठीक है। अ चार्ज इज नैनो कूलम, चार्ज ओरिजिन पे लोकेटेड है, ओरिजिन पे नैनो कूलम यानी 10⁻⁹ कूलम ओरिजिन पे है, और एक चार्ज क्यू है कहाँ लोकेटेड, 2,0,0 पे। अब बोल रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड, यानी 3,1,1 पे, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का फील्ड 0 है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट फील्ड 0 है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी ये भी, यहाँ पे भी फील्ड अवे होगा, इसके कारण भी अवे होगा, तो एक्स कंपोनेंट 0 नहीं होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड वाइज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यार, सिंपल सा के क्यू, और इससे इसके कारण डिस्टेंस निकाल लो, तो अपॉन R2 - R1 का क्यूब, R2 - R1 का क्यूब, ये मॉड का क्यूब, और यहाँ पे जो R2 - R1 वेक्टर होता है, ठीक है। तो R2 - R1 वेक्टर में I का कोफिशिएंट सिर्फ लेना, उसी तरह सेकेंड चार्ज के लिए भी करेंगे, तो के क्यू, और सेकेंड का R2 अलग, सॉरी R2 तो ये है, ठीक है, तो R2 - R1 डैश का क्यूब, और इसके लिए भी R2 - R1 डैश, ऐसा करना, तो ये R1 डैश मान लेना और ये R1 मान लेना, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करना, दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए। कौन सा कोफिशिएंट लेना है, सिर्फ आई वाला, आई जो अपने को एक्स डायरेक्शन का फील्ड 0 करना है, तो इन दोनों में आई का जो कोफिशिएंट आएगा इक्वल टू 0 कर देना, उससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन इसमें, ठीक है। ये बस ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग ये अदर में स्किप वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो जाता है,
क्योंकि आप लोग 11th अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है। और वैसे 11th का वैसे उतना यूज भी नहीं है, ठीक है। ऊपर में चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, नीचे में चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। ये पॉजिटिव, ये इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट के कारण क्या होता है, फील्ड अवे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फील्ड अवे है, यहाँ पे भी फील्ड अवे है। तो पॉजिटिव, तो लेकिन ऊपर का डेंसिटी पॉजिटिव है, तो ऊपर पे जो फोर्स लगेगा ना वो आगे लगेगा, लेकिन नीचे पे जो नेगेटिव डेंसिटी है तो उस पे फोर्स जो लगेगा पीछे लगेगा। तो आप देखिएगा एक रॉड है, ऊपर वाले पे फोर्स आगे लग रहा है, नीचे वाले पे फोर्स पीछे लग रहा है। तो ये रॉड घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। घूमेगा। और सिंस ये सिमेट्रिकल रॉड है तो जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना नीचे लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। यानी ऊपर वाले फोर्स की वजह से जितना टॉर्क आएगा उतना ही नीचे वाले फोर्स की वजह से भी टॉर्क आएगा। हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. तो ऊपर वाले फोर्स के कारण टॉर्क निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, उससे आ जाएगा। अब ऊपर वाले के कारण टॉर्क निकालेंगे, तो ऊपर सिर्फ ऊपर वाला लेंथ लेता हूं मैं, आधा लेंथ L/2 ले रहा हूं, ये L/2 है मान लो, ठीक है। तो यहां से x डिस्टेंस ऊपर, यहां से x डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं dx, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड आगे है और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी आगे लगेगा, यानी फोर्स इधर लगेगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE। तो उस छोटू के पास चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा इंटू dx। ये चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2f नॉट होता है, ये QE आया। तो ये फोर्स आ गया। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आगे लग रहा है, उसका क्रॉस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x है। तो लैम्डा सिग्मा बाई 2f नॉट इंटू x dx आ रहा है। ये टॉर्क आ रहा है। टोटल टॉर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, तो 0 से L/2 तक, ये टोटल टॉर्क आएगा। लेकिन ऊपर भी टॉर्क लग रहा है, नीचे भी टॉर्क लग रहा है, इसलिए नेट टॉर्क निकालने के लिए इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि ऊपर का टॉर्क नीचे का टॉर्क सेम है। तो ये कैंसिल होगा। तो ये क्या आ रहा है, सिग्मा लैम्डा एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, उसमें x की जगह लैम्डा, तो ये L स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ये ऐसा आएगा नेट, ठीक है। ये नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। आई क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 इनटू अल्फा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो 13 नंबर वाला जो है ना, एक वायर सीधा है, दूसरा वायर लेटा हुआ है, यानी दोनों का प्लेन अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग, मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देख के बताइए वो जो डायग्राम है और ये डायग्राम है सेम है कि अलग है? सेम है। क्योंकि ये क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर घुसा हुआ वायर है, और ये वाला जो वायर बनाया हूं वो इस प्लेन में बनाया हूं, यानी एक वायर इस प्लेन में है और इस एक वायर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा होगा। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, ठीक है। और दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो दोनों के बीच फोर्स बोला है निकालने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट वायर के कारण आपको पता है फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा बाई r, 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, तो ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये लेंथ होगा d tan थीटा, ठीक है। ये बेस d है, थीटा है, तो ये d tan थीटा होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा लेंथ को dx मान लो, ठीक है। तो x d tan थीटा है, तो x इक्वल टू d tan थीटा। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई d थीटा इक्वल टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, तो dx इक्वल टू क्या आया, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये dx का वैल्यू आया, यानी उसमें वो लेंथ आ गया तुमको। वो लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो डेंसिटी इंटू लेंथ करते हैं तो चार्ज आता है, तो डेंसिटी λ2 है और लेंथ कितना है, तो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब चार्ज फील्ड कितना होगा, तो फील्ड वहां पे कौन क्रिएट कर रहा है, λ1 इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड क्या होता है, अवे होता है, ठीक है। कितना होता है, 2k लैम्डा बाई r, तो 2k लैम्डा कितना होगा, λ1, और r मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो बेस d है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, सेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, d सेक थीटा, ठीक है। ये ऐसा आया, ठीक है। अब देखो, सिंस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड आगे लगता है,
सॉरी पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो फोर्स इधर आएगा, यानी फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है। तो जैसा ऊपर फोर्स लग रहा है वैसा ही अगर नीचे पॉइंट ले तो वहां पे नीचे फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल 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 वाला। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस 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 वाला। तो कॉस थीटा आया, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो आप देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक सेक थीटा से एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा और cos थीटा इंटू सेक थीटा भी कैंसिल हो गया। तो आपका जो फॉर्मूला बच रहा है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, d से भी d कैंसिल हो गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 d थीटा आ रहा है, यही नेट फोर्स है। और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये थीटा, अगर ये वायर का अपर पॉइंट इंफिनिटी पे पर चला गया तो थीटा कितना होगा? ये अपर ये 90, ये 90 और नीचे वाला क्या होगा? -π/2। डी थीटा होता है, सॉल्व कीजिएगा लैम्डा का वैल्यू डाल के, लैम्डा 1 लैम्डा 2/2f0, ठीक है। ये जो जिनका बायो है उनको ये सब स्टेप याद नहीं रखना है, उनको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी दो परपेंडिकुलर प्लेन में रखा रहता है ना वायर, एक अगर इस प्लेन में है दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये फोर्स होता है, ऐसा याद रखिएगा। बाकी आपको उतना यूज नहीं है, ठीक है। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। जिसको जानने की जिज्ञासा है वो देख लीजिएगा, ये है सर इनफाइनाइट वायर का जैसे मैं डिराइव किया था ना वैसा ही ये है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि चार्ज है पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन होगा, ये सब तो हम लोग पहले भी किए हैं कि ये चार्ज Q है, रेडियस R है, ये डिस्टेंस x है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो मास दिया हुआ है, ओ ये -Q है, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, कितना लगेगा? KQ फील्ड होता है ये ऐसा, r² + x² का पावर 3/2, ठीक है। ये फील्ड हुआ, फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है, ठीक है। तो अगर इसको डिस्प्लेस आगे किए हैं तो फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। तो आपका SHM काइंड ऑफ थिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू KQQ, नीचे से R कॉमन ले लो, ठीक है। बोला है कि R का वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए R कॉमन ले लिए, तो नीचे अंदर में x² / r² का पावर 3/2 और ऊपर x आ रहा है। तो अब r बहुत ज्यादा x है तो x² / r² कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ रहा है? KQQ / mr³ इंटू x आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो SHM में, और ये माइनस साइन क्यों आता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस साइन। तो SHM में क्या होता है? A = ω²x, तो ω² का वैल्यू है KQQ / mr³, ये सब का वैल्यू डालिएगा, उससे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर हुआ 14, ठीक है। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, ठीक। तो एक का चार्ज 0.6 है, 1.8 है, 20 है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर से, स्प्रिंग पहले से रिलैक्स्ड है, ये A है, ये B है, इस पे चार्ज -0.5 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू की आगे, इसका मास 0.6 kg है, इसका मास 1.8 kg है और ये डिस्टेंस 3 मीटर है, यानी ये ओरिजिन है, x = 0। देखो बोल रहे हैं तो, और E का वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम और K का वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक। सही था ना डेटा? 1.83 है, 20 है, ठीक है। चलो देखिए, तो कॉम्प्रिहेंशन रहता है तो एकदम ऐसा आसान ही रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और A न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और B पे चार्ज नेगेटिव है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है तो
इस फोर्स की वजह से जब तक बी यहाँ पहुंचेगा इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेट वर्क डन इक्वल टू होता है, कंजर्वेटिव फोर्स रहे भी नहीं रहे, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लगेगा, QE, Q कितना है 0.5, E कितना है 20, QE फोर्स हुआ, और B A के से कितना डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 3 मीटर चला, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले B रेस्ट पे था, अब मोशन में आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू V स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 10 तो V आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी जब B A के पास पहुंचने वाला होगा, जब B A के पास पहुंचने वाला होगा उस समय इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इससे कोलिजन हुआ तो कोलिजन में इनफाइनाइट फोर्स लगता है, कोलिजन में जो फोर्स लगता है वो इनफाइनाइट फोर्स होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट फोर्स के टाइम पे, ठीक है, इनफाइनाइट फोर्स के टाइम पे हम लोग फाइनाइट फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्रिंग फोर्स, वो सब नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग मोमेंटम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम बैलेंस, तो पहले सिर्फ B मूव कर रहा था, तो B का मास 0.6 है और उसका वेलोसिटी 10 है। फिर बोला है कि B चिपक गया ऐसे, तो इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों का मास ऐड कर देंगे, तो टोटल मास 2.4 हो गया इनटू V, तो ये 4 हुआ, तो यहाँ से स्पीड क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जैसे ही B A से चिपका उस समय स्पीड क्या था 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी अब सिस्टम A प्लस B हो गया है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और सिस्टम का कंबाइंड मास क्या है 2.4 kg, ठीक है। लेकिन B के पास चार्ज है, तो B इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो B पे चार्ज है, तो B A पे जो फोर्स, B नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहा हो, B पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पीछे फोर्स लगा रहा होगा, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम पीछे जाएगा। सिस्टम पीछे जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो स्प्रिंग इस पे फोर्स आगे लगेगा, तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पीछे आएगा, यानी ये ओरिजिन था तो इक्विलिब्रियम नेगेटिव में होगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, यानी QE इक्वल टू KX, तो Q 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड 20, K 20, X, तो X इक्वल टू 0.5 मीटर, लेकिन पीछे है इसलिए -0.5 मीटर आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा। अब बोला एम्पलीट्यूड निकालने, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड निकालने, तो इक्विलिब्रियम आपका मीन पोजीशन है, ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन है, 0.5 मीटर पीछे गया, ये मीन पोजीशन है। तो वहां मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। तो वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एम्पलीट्यूड पे जहां पे स्पीड 0 होता है, यानी और आगे जाएगा, तो कितना आगे जाएगा वो निकालना है, ठीक है। यानी ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो इससे और कितना आगे जाएगा, तो ये डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड होगा। तो अपन क्या करेंगे कि आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जहां पे एक्सट्रीम पोजीशन होगा वहां पे स्पीड 0 हो जाएगा, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। कहां से, तो A और B जब चिपका था आपस में, एक दूसरे से कोलिजन हुआ था, वहां से लेकर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाएगा वहां तक में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो मुझे बताओ, आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पीछे हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अगर सिस्टम पीछे जाएगा तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, आगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है, पहले बढ़ रहा था, लेकिन अपने को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मतलब है इनिशियल से फाइनल में 0 हो जाएगा। इनिशियल में स्पीड क्या था 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग तो ये मान लेते हैं ये पूरा जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपका वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव होगा। तो Q है 0.5, E है आपका 20, और कितना टोटल डिस्टेंस गया है वो x है। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स आपका आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। स्प्रिंग की फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली रुक गया, वो एक्सट्रीम पोजीशन में रुक गया। इनिशियली वो कितना था, तो 2.4 इंटू
और टोटल हाफ mv स्क्वायर, टोटल सिस्टम का मास 2.4 है और टोटल सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी क्या था 2.5 का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 3/2 आएगा। तो हम लोग x इक्वल टू 3/2 को एम्पलीट्यूड कहेंगे क्या? ये x कौन सा लेंथ लिया हुआ है, ये x कौन सा लेंथ लिया, ये पूरा, लेकिन एम्पलीट्यूड कहां से होता है? मीन पोजीशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.5 मीटर वाला उससे माइनस करेंगे, तो 1.5 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 मीटर, इसलिए आंसर क्या होगा 1 मीटर। चमका आप लोग को? यस सर। ठीक है, ये सिंपल सा इनर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड 1 मीटर आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब 60 नंबर में बोला है ये ऐसा सेमी सर्कल वायर है, पूरा सर्कल वायर नहीं है, सेमी सर्कल है, उसके कारण उसके एक्सिस पे ये डिस्टेंस 2r है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इसके कारण फील्ड होगा, ठीक है। तो आपको पता है इस ये पूरे के कारण फील्ड जो आएगा ना, सिमेट्री है तो वो नीचे आएगा, ये पूरे के कारण फील्ड जो आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट उसका, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो इसी लाइन के उसमें आएगा, तो ये थीटा है। तो एक ये नेट फील्ड है, तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, और हॉरिजॉन्टल को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? अलोंग ओपी, ईए से। और ईएन, सॉरी, इसको नेट फील्ड या टोटल फील्ड को, और बोल रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर वही नॉर्मल है, ठीक है। तो ये ईटी, तो ईए जो है वो ईटी कॉस थीटा है, और ईएन जो है वो ईटी साइन थीटा है, ठीक है। अब बोला है कि दोनों का रेशियो, तो ईएन बाई ईए, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा, ठीक है, tan थीटा। तो ये थीटा है, तो tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो r/2r, तो वो हाफ आएगा, यानी 1:2, ये आंसर है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखिए देख लीजिए, क्योंकि सिंस सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो उसके कारण जो फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, कोई रैंडम डायरेक्शन नीचे होगा। तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा शीट। चलिए अब हम लोग कौन सा सेकंड शीट स्टार्ट करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में बोला है कि एक क्यूब है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा वायर है, बहुत बड़ा, जिसका एक पॉइंट, एक एंड क्यूब के सेंटर पे, और दूसरा बहुत बड़ा वायर है तो दूसरा एंड क्यूब से बाहर होगा। तो कम से कम फ्लक्स चाहिए, तो वो हम लोग ऐसे, ये वायर ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स चाहिए तो बॉडी डायगोनल से निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा क्यूब में सबसे ज्यादा लेंथ होता है बॉडी डायगोनल, और सबसे कम लेंथ होता है साइड, ठीक है। तो एक एंड सेंटर पे है और दूसरा फेस के सेंटर से निकल जा रहा है, तो ये लेंथ जो होगा, ये जो लेंथ है वो a/2 होगा, ठीक है। और जो बॉडी डायगोनल से निकल रहा है, तो बॉडी डायगोनल √3 होता है, तो बॉडी डायगोनल का हाफ क्या होगा, √3a/2 होगा। यानी कम जो मिनिमम होगा उस केस में लेंथ a/2 होगा, जो मैक्सिमम होगा उस केस में जो लेंथ होगा वो बॉडी डायगोनल का हाफ होगा। तो मिनिमम फ्लक्स मतलब फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन साइड, तो मिनिमम लेंथ तो लैम्डा इंटू a/2, ये चार्ज हुआ, डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन। मैक्सिमम फ्लक्स मतलब जो √3a/2 अपॉन एप्सिलॉन, ये ऐसा है, ठीक है, ये आ गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर है, ये सब जो भी पूछ रहा है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये सब क्लास में किए हैं, ठीक है ना, फिर भी क्यों पूछता है तुम लोग को, बस कुछ पूछना है इसलिए पूछते हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। यानी क्लास में पढ़ते नहीं हो तो फिर तो कोई तुमको बचा नहीं पाएगा भाई। फिजिक्स वैसे भी दर्द देता है, जितना प्यार से मैं पढ़ाता हूँ, अगर फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको, ठीक है। एकदम क्लास में किए हैं। आपको बोल रहा है कि फ्लक्स निकालने कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड वाले सरफेस से, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपको पता है क्या होता है, Q/F0। टोटल फ्लक्स में दो कंट्रीब्यूशन है, तीन कंट्रीब्यूशन, सरफेस 1 का, सरफेस 2 का और सरफेस 3 का। सरफेस 1 और सरफेस 2 क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो दोनों से फ्लक्स सेम आएगा, यानी 2φ। और सरफेस 3 से निकालना है, उसको x मान लो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, Q/F0 - 2φ, ठीक है। अब φ मतलब ये फेस से फ्लक्स है, तो ये कोन वाला सिस्टम बना देंगे, ठीक है। तो ये कोन वाले में क्या आता है, तो कोन वाले का फॉर्मूला आप लोग को बताया हमने, Q/2F0, बाहर में 2 है इसलिए 2, 1 - cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो L, बेस कितना है, L/2, और उसका हाइपोटेनियस
ये सब एकदम क्लास में किए बॉस, जिसका भी डाउट है, ठीक, पता तो है ही मेरे को भी डाउट जिसका भी है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो QL अपॉन F नॉट, लेकिन यार थोड़ा ट्राई करके आया करो, ट्राई इन द सेंस कि क्लास का कॉपी पूरा देख लिया करो, छान लिया करो कि ऐसा क्लास में तो नहीं हुआ है ना, तभी डाउट पूछा करो, ठीक है। ये ऐसा होगा, कुछ भी पूछ देना है बस, ठीक है, सर तो बता ही देते हैं, ठीक है। फिफ्थ नहीं है, इसके बाद कौन सा है, सेवेंथ है, सेवेंथ बोल रहा है कि एक लूप है, लूप मतलब सर्कल, एक सर्कल को इस तरह रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक सर्कल को इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा यानी ऐसा होगा, तब ऐसे जाना होगा, ठीक है। तो उस केस में फ्लक्स क्या लिखेंगे, सिंस एरिया वेक्टर भी आगे है और फील्ड भी आगे है, ठीक है, तो दोनों पैरेलल है, तो फ्लक्स EF cos थीटा होता है, E cos 0 है और एरिया क्या होगा पाई d स्क्वायर बाई 4, यही फ्लक्स है, तो E आ गया, ठीक, पाई d स्क्वायर, ठीक। ये 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं कि नहीं किए हैं, बताओ तो तुम लोग। ये सर ये 8th नंबर क्वेश्चन, ये ये क्लास का क्वेश्चन मेरे से पूछता है तुम लोग, हाँ? मत बताओ सर। तुम अरे कौन बोलता है रे ये बात, मत बताओ, तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा, ज्यादा अपने आप को हीरो मत समझो, मत बताओ वो मेरा है, ठीक है ना। तुम लोग मेरे को कुछ एडवाइस मत दिया करो कि ऐसा ना करो वैसा नहीं करो, ठीक है ना। जो पूछ रहा हूं कि क्लास में किए बस वही बोलो, अपने मन से कुछ भी मत बोलो, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर में आंसर का थोड़ा सा लोचन है, आंसर की वजह से नहीं बन रहा है कि ऐसे ही नहीं बन रहा है। 11 नंबर में कौन कौन सा आंसर है, 4th है और 3rd है और 1st है, 1 3 1 2 4 है, ठीक है, 1 2 4 मेरे ख्याल से दे दिया था, ठीक है ना, 1 3 4 है, ठीक है। जिसका भी डाउट है 11th में वो आंसर की वजह से है कि बना ही नहीं है, जिसका नहीं बना है वो बोल सकते हैं सर आंसर की वजह से, आंसर की वजह से नहीं, आंसर का जैसे ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में किए हुए हैं, ठीक है, ये सब हम लोग क्लास में किए हुए हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये एक वायर है और इस शीट से कितना फ्लक्स होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है ना, इसका टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, और ये सब चीज याद रखिएगा, जैसे कोन वाला सिस्टम याद है ना वैसे ही इसका भी याद रखिएगा। इसका डायग्राम मैं ऐसा बना रहा हूं, इसको टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ कि ना। हाँ सर। और ये डिस्टेंस इसमें कितना है ये बताओ, ये डॉट डॉट बताएं, वो D डी। और ये जो लाइन का लेंथ मैं ड्रॉ किया वो कितना है, एल L है कि B है, B है वो। और ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो एक शीट है, वो अंदर कितना लेंथ घुसा हुआ है, एल। एल तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना तो ये जो क्रॉस है ना उसको सेंटर मान के, ये क्रॉस को सेंटर मान के और ये दोनों को रेडियस मान के एक सिलेंडर ड्रॉ कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना ठीक है, ऐसा सिलेंडर ड्रॉ कर दो, और ये लेंथ भी था। मुझे बताओ, ये पूरा लेंथ भी था, मुझे बताओ मैं ये जो सिलेंडर ड्रॉ किया हूं वो कितने लेंथ उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा, एल। एल L, यानी जो सीट का जो लेंथ है ना वही सिलेंडर का हाइट होगा, ठीक है। अब ये सिलेंडर से सब जगह फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, तो अपने को, और तो ये सिलेंडर का फ्लक्स कितना टोटल एंगल है 2 पाई, लेकिन अपने को बस तो अपने को चाहिए क्या, ये शीट से जो फ्लक्स होगा, ये शीट से जो फ्लक्स है, ये शीट से
ये शीट का फ्लक्स और ये सरफेस का फ्लक्स सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। जैसा कोण में लॉजिक बताता था वैसे ही, ठीक है। तो अगर ये एंगल पता चल गया थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड। तो सिलेंडर का लेंथ कितना है? जितना ये शीट का हाइट है वो एल है, तो इस सिलेंडर के अंदर में ये वायर का कितना लेंथ होगा? एल। तो उसके कारण चार्ज क्या होगा? लैम्डा एल अपॉन एफ नॉट। ये टोटल फ्लक्स हुआ। लेकिन टोटल फ्लक्स सिलेंडर में पूरे सब जगह से निकल रहे हैं, सब जगह से। लेकिन आपको पूरे तो सब जगह मतलब कितना एंगल है? 2 पाई। लेकिन अपने को निकालना कितना एंगल से? 2 थीटा से, ठीक है। लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरे सिलेंडर का फ्लक्स है। लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे सिलेंडर से फ्लक्स है। लेकिन अपने को पूरे सिलेंडर का नहीं मांगता है, अपने को कितना मांगता है? 2 थीटा से। तो सिलेंडर का पूरा एंगल 2 पाई है, तो 2 पाई में लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 थीटा में इतना होगा। तो ये पाई पाई 2 कैंसिल हो गया। अब थीटा निकालना है, तो tan थीटा कितना लिखेंगे? सॉरी थीटा, tan थीटा यहाँ पे लिखना होगा। इस ट्रायंगल में देख के बताओ कितना आएगा? b/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, b/2d। ठीक है, b/2d, तो यानी b/2d आ रहा है, ठीक है। तो tan थीटा आ गया। तो आंसर जो है लैम्डा एल बाई पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा है, और थीटा क्या है? tan इनवर्स b/2d। ये चीज याद रखिएगा। तब कैसे बनाते हैं? तो ये शीट के हाइट का सिलेंडर ड्रॉ कर लो, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप इसका टॉप भी बना लो और ऐसा बना लो, और टोटल सिलेंडर से फ्लक्स आ गया तो सिर्फ इतना एंगल में कितना फ्लक्स होगा वो निकल जाए। ये बहुत आसान है, ये चीज याद रखिए। ये 30 नंबर, ये याद रखिए। आप 40 में आए, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, ये ऐसा इक्वेशन किस चीज का होता है? सॉलिड एंगल। अरे ऐसा ये इक्वेशन s माइनस Here. ये स्फीयर सेंटर क्या है? a, 0,0 है, 0,0 और रेडियस क्या है? a, a रेडियस a है, ठीक है। तो अगर इसको बोलेगा ड्रॉ करने, तो रेडियस a है और सेंटर a, 0,0 है और रेडियस a है, ठीक है। तो रेडियस a है यानी ओरिजिन को टच करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस तो a ही है, करेगा। ठीक है। तो यानी ये स्फीयर ऐसा बनेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। लेकिन आपको बोल रहे हैं कौन सा पार्ट लेना है? x ग्रेटर देन a। x ग्रेटर देन a मतलब 1 वाला पार्ट लेंगे कि या 2 वाला पार्ट लेंगे? 2 वाला। तो यानी 1 वाले पार्ट को हटा देना है, यानी 1 वाले पार्ट को हटा दीजिए। तो जैसे ही 1 वाले पार्ट को हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ठीक है। और ये डिस्टेंस a था और हेमिस्फीयर का रेडियस भी a है। और क्वेश्चन बोला है एक चार्ज को रख दिए कहां पे? ओरिजिन पे। एक चार्ज को रख दिए ओरिजिन पे, तो इस चार्ज की वजह से इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स होगा? इसको ज्वाइन कर देंगे तो कौन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और कौन का सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसका हाइट क्या है? a है और बेस भी a है। जब भी हाइट और बेस सेम रहता है तो थीटा कितना होता है? 45, हाँ कि ना? तो जैसे ही ऐसा आ गया तो यानी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? q/2f नॉट 1 माइनस cos थीटा। यस सर। और cos थीटा यानी cos 45 यानी 1/√2। ये आपका आंसर। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये सब चीज आपको बता दी है। ये स्फीयर ड्रॉ कीजिए, x ग्रेटर देन a बोला है यानी लेस देन वाला पार्ट हटा देंगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। चार्ज को ओरिजिन पे रखें तो उसको हेमिस्फीयर से ज्वाइन कर देंगे तो वो कोन बन जाएगा। इस कोन से जितना फ्लक्स होगा वही हेमिस्फीयर से होगा। कोन का फॉर्मूला q/2 1 माइनस cos थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 45 है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस सेम है, ठीक है। इवन तो मैं जी के लिए लिखा हूं, मैं ये कोई भी बना सकता है, सबको स्फीयर का फॉर्मूला बताया हूं मैं, ठीक है। सबको मैं सेम पढ़ाता हूं, कोई भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो उससे चिंतित मतलब आपको परेशान नहीं होना है। अगर नहीं बन रहा है तो परेशान नहीं होना है, ये आपको नहीं आएगा वैसे, लेकिन बनाने का कैपेबिलिटी आप सब में होना चाहिए। चलिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 15th नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर है। तो इस केस में हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, इस केस में हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे कि साइड व्यू ड्रॉ करेंगे?
साइड 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 व्यू ठीक है, तो साइड व्यू ड्रॉ करेंगे ना। मुझे बताओ इसमें सिलेंडर का कितना लेंथ लेंगे? सिलेंडर का लेंथ एल लेंगे कि ए लेंगे? A ए ए ए लेंगे कि एल लेंगे? L एल ही लेंगे, एल लेंगे, ए नहीं L लेंगे। एल ही लेंगे। ये ऐसे बनेगा सिलेंडर। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 3D का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर। सिलेंडर का लेंथ एल आएगा और वो उसका यानी ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये सब विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए। इतना ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वायर को एक्सिस पे रखना है। तो ए ले लेगा लेंथ, तो कैसे सिलेंडर बनाएगा? ठीक है, तो यानी ये है और ये लेंथ है। ठीक है, तो जब भी ये शीट और इनफाइनाइट वायर है ना, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो वायर बीच में है और ये शीट का ये वाला लेंथ वो आपका ए है, तो ये ए है। ठीक है, और ये कितना है? √3a/2। ठीक, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये लेंथ a/2 है और बेस है √3a/2। तो 1/√3 आएगा, यानी थीटा 30 डिग्री आ रहा है। थीटा 30 डिग्री है, लेकिन टोटल एंगल लेते हैं तो ये नीचे भी 30 होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। तो टोटल वायर का लेंथ कितना अंदर में है? एल। तो लैम्डा एल बाय एफ नॉट टोटल फ्लक्स हुआ, लेकिन टोटल सिलेंडर से निकालना है कि 60 डिग्री से निकालना है? 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। 360 तो 60/360 क्या होगा? 6 होगा, इसलिए n का वैल्यू 6 है। चमका? यस सर। हाँ सर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कैसे बनते हैं। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल या तो उनका डाउट कंप्लीट हो गया, तो चले गए हैं या बनाए ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि 16th नंबर क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और सेंटर ओरिजिन है, उसमें कितना चार्ज होगा। एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। ये 3D डायग्राम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्फीयर में कोई एरिया ले लेते हैं छोटू सा, ये छोटू सा एरिया लेते हैं और वो एरिया कहाँ पे लिए? x, y, z पे लिए। वो छोटू सा एरिया ds है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी और सेंटर से सरफेस को ज्वाइन करते हैं वो परपेंडिकुलर, ऐसा ही परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ये देखिए, ये 3D फिगर है। ds जो बनाया हूं मैं, सरफेस बनाया हूं, स्फीयर के अंदर नहीं। ये 3D फिगर है। ds जो बनाया हूं वो सरफेस पे बनाया हूं। ठीक है, तो ds जो है उसका सेंटर से डिस्टेंस r होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर जो लिखेंगे उसका डायरेक्शन, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और ओरिजिन पता है, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो x i कैप y j कैप प्लस z j कैप, ये और अपॉन इसका मॉड √x² प्लस y² प्लस z², यानी वो यही डिस्टेंस देगा, वो क्या होगा? r होगा, हाँ कि ना? ये डिस्टेंस आ गया, ये डायरेक्शन आ गया एरिया वेक्टर का, और उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ds है। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ गया, इसको किससे डॉट करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड a x i कैप, और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड a x i कैप प्लस y j कैप डिवाइडेड बाय x² प्लस y²। ठीक है,
तो डॉट कैसे करते हैं, तो जो जो कांस्टेंट बाहर आ गया, आई को आई से, तो आई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जे को जे से करेंगे वाई स्क्वायर आएगा, नीचे में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिएगा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ए बाई आर और साथ में ds बच जा रहा है, यही फ्लक्स, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स के लिए, यही आएगा टोटल। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ एरिया बच रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर इंटू ए आर है, और टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एफ नॉट होता है, तो इससे आंसर आ जाएगा। चमका आप लोग को, मेन डायरेक्शन का ही रोल है इसमें, बाकी आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक चार्ज ऊपर है, एक चार्ज नीचे, एक चार्ज उस सरफेस के प्लेन में है। मुझे बताओ, मैं आपको बताया हूं, जैसे ये शीट है और एक चार्ज इसी प्लेन में है, ठीक है। तो चार्ज जिस प्लेन में होता है उस प्लेन से कोई भी शीट से फ्लक्स क्या होता है, 0। तो यानी 3q के कारण फ्लक्स क्या आएगा, 0। तो 3q को आप कंसीडर नहीं कीजिए। अब एक ऊपर q के कारण आएगा, एक नीचे 2q के कारण आएगा, और ऊपर वाला q q/2 डिस्टेंस है, नीचे वाला 2q वो सॉरी ऊपर वाला q a/2 डिस्टेंस है और नीचे वाला 2q वो भी a/2 डिस्टेंस है, यानी ऊपर के कारण जो फ्लक्स आएगा उतना उसका डबल नीचे के कारण आएगा, हाँ कि ना। हाँ सर। सेम है, चार्ज डबल हो गया। अब ऊपर के कारण जो फील्ड होगा वो शीट के अंदर जाएगा, ऊपर के कारण जो फील्ड होगा वो शीट के अंदर जाएगा, और नीचे के कारण जो फील्ड होगा वो शीट से बाहर निकलेगा, वो शीट से बाहर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लक्स का दोनों के कारण चेंज है कि नहीं हो रहा है। तो ऊपर के कारण फ्लक्स मान लो फाई है, तो नीचे के कारण 2 फाई होगा, लेकिन एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, तो जो बड़ा मैग्नीट्यूड का उसका प्लस मान लेंगे, तो छोटा मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, माइनस। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 2 फाई माइनस फाई, यानी नेट फ्लक्स क्या है, फाई है। और 3q के कारण तो है ही नहीं, ठीक है, तो नेट फ्लक्स फाई आ रहा है। अब फाई किसकी वजह से है, तो स्मॉल q की वजह से। तो ये शीट है और उससे a/2 डिस्टेंस ऊपर चार्ज है, तो क्या करो, ये शीट को डब्बा बना दो, ये शीट को डब्बा बना दो, कौन बन गया, सॉरी क्यूब बन गया। तो क्यूब में वो चार्ज कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो आपको पता है टोटल फ्लक्स क्यूब से क्या होता है, Q/f नॉट। तो एक फेज से कितना होता है, एक फेज से कितना होता है, 2/6 तो इसलिए आंसर 5 जो होगा 2/6 याद रखिए। चलिए अब 18th नंबर हम लोग देखेंगे। तो 18th नंबर में बोल रहा है कि एक ऐसा कुछ तो रूम है, क्यूब है, कुछ तो है, उसमें एक रॉड अंदर जा रहा है। अभी रॉड अंदर नहीं गया है, जस्ट सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे टच किया है। तो क्यूब के अंदर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा है, क्यूब के अंदर में चार्ज नहीं दिख रहा है, तो फ्लक्स अभी क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, 0। तो t = 0 पे फ्लक्स 0 होगा। मान लो t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t टाइम में, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो t टाइम में कितना अंदर जाएगा, लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो इतना अंदर जाएगा, हाँ कि ना। तो इतना, तो रॉड का इतना लेंथ अंदर है, ठीक है। तो जितना लेंथ अंदर है उतना ही चार्ज होगा, तो वो चार्ज कितना होगा, तो डेंसिटी इनटू लेंथ, तो डेंसिटी इनटू लेंथ, ये चार्ज आ गया अपॉन एप्सिलॉन, यही फ्लक्स होगा, हाँ कि ना। तो ये फ्लक्स आ रहा है लैम्डा v/f0 इंटू टी आ रहा है, यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। अब लेकिन ये रॉड का लेंथ भी a ही है, तो एक बार रॉड पूरा अंदर चला गया तो उस समय चार्ज क्यूब के अंदर मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो रॉड पूरा अंदर चला गया, यानी रॉड पूरा अंदर चला गया, यानी रॉड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ कि ना, ठीक है। और स्पीड क्या है, v है, तो टाइम कितना लगा उसको, a/v, तो यही टाइम लगा, तो यानी पूरा अंदर इंसर्ट होने में उसको टाइम लगा a/v। फिर उसके बाद क्या होगा, रॉड बाहर निकलना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो रॉड बाहर निकल रहा है तो चार्ज कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा,
और एक बार जब रॉड पूरा बाहर निकल गया तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा? 0 तो यानी ये आ जाएगा और बाहर निकलने में भी उतना ही टाइम लेगा a/v, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 2a/v। तो आप देखिएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स यानी पूरा लेंथ अंदर है तो वो कितना होगा? लैम्डा a/ε0। टोटल अंदर लेंथ वो ऐसा होगा। ये आपका ग्राफ। ठीक है, चार्ज क्यू एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्यू ये एक रिंग है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस r है। फिर क्या बोल रहा है? एक स्फीयर है जिसका भी रेडियस r है, वो बोल रहा है कि उसका सम रिंग के सेंटर पे है, यानी ऐसा है। ठीक है, ये स्फीयर है यानी 3D, ये रिंग है। ठीक है, तो रिंग का कितना पार्ट अंदर है? इतना पार्ट अंदर है। ठीक है, तो ये तो यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो ये डायग्राम अच्छे से समझ। एक मिनट, ठीक है, ऐसा। तो मुझे बताओ, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कीजिएगा ना, ठीक है, तो ये 60 डिग्री आएगा और ये भी 60 डिग्री आएगा। ठीक, तो रिंग का कितना पोर्शन अंदर है? तो 120 डिग्री। रिंग का कितना पोर्शन अंदर है? 120 डिग्री। ठीक है, तो 360 में चार्ज क्यू है तो 120 में क्या होगा? Q/3 होगा। तो ये आंसर क्या होगा? Q/3 ε0 आएगा। ये आप अपना देख लीजिएगा। ये 20th नंबर क्यों कोई पूछा है पता नहीं। 20th नंबर में बोला है, ये सब एकदम बहुत फ्लक्स के एकदम स्टार्ट क्लास में किए थे कि एक क्यूब है और क्या क्या है, ओरिजिन पे रखा गया है, वन ऑफ द कॉर्नर ओरिजिन, रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, और हाँ, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो 4i कैप है, 3y² j कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो 4i कैप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है कि नहीं है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के कारण कोई भी क्लोज बॉडी से फ्लक्स क्या होता है? 0 ठीक है, 4j कैप भी यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसकी वजह से भी 0 आएगा। बस 3y² यूनिफॉर्म नहीं है तो इसकी वजह से फ्लक्स आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो फ्लक्स होगा वो 4 फेज से 0 होगा। 3y² मतलब ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, तो 3y² j कैप मतलब ऊपर की तरफ फ्लक्स है, ऊपर की तरफ, यानी अंदर नीचे वाले फेज से अंदर जाएगा और ऊपर वाले से फेज से बाहर निकलेगा, बाकी फेज में नहीं होगा। तो नीचे वाले फेज के लिए y 0 है, नीचे वाले फेज के लिए y 0 है तो y 0 डालेंगे तो नीचे में फील्ड ही 0 है, नीचे में फील्ड 0 है तो नीचे में फ्लक्स क्या होगा? 0। अब ऊपर वाले फेस का देखेंगे तो ऊपर वाले फेस में y1 है क्योंकि इसका साइड 1 दिया हुआ है, y1 है तो इसमें y = 1 डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 3 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आ गया तो फ्लक्स = इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, साइड 1 है तो एरिया क्या होगा? 1 होगा। तो फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स 3 आ रहा है, टोटल फ्लक्स = चार्ज इनसाइड बाय ε0 होता है, तो चार्ज इनसाइड क्या आएगा? 3 ε0 आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, जिसको भी डाउट था? चलिए, ये हो गया। अब अपना वाह कमी क्वेश्चन बाकी, चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा। एक L और R है, बहुत लंबा वो है, एक्सिस पे है। देखिए ये क्या है अगला क्वेश्चन, कौन सा 21 नंबर में कि एक सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, जिसका लेंथ L है और रेडियस R है, और इसके एक्सिस पे एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के कारण फील्ड किधर होता है? बोलो कोई। रेडियली आउटवर्ड, यानी यहाँ पे फील्ड ये याद रखिएगा, इनफाइनाइट वायर के कारण। ठीक है, तो इसमें सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, सरफेस 3 है। ठीक है, तो कौन से फेस के कारण फ्लक्स आएगा?
2 क्योंकि 1 और 3 का एरिया वेक्टर और फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो 1 और 3 से तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एफ नॉट होता है। तो रॉड ये वायर का कितना लेंथ सिलेंडर के अंदर में है तो जितना लेंथ सिलेंडर का है तो लैम्डा एल बाय एफ नॉट ये टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स में 3 कंट्रीब्यूशन है 1 का भी है 2 का भी है 3 का भी है वही टोटल फ्लक्स है ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट वायर है तो फील्ड सिमेट्रिकली मतलब रेडियली अवे होता है तो 1 और 3 से फ्लक्स 0 होगा तो 1 का 0 है और 3 का 0 है और वो टोटल फ्लक्स है। तो यानी φ2 क्या आ गया लैम्डा एल बाई एफ नॉट यानी जो भी फ्लक्स होगा सिर्फ 2 से होगा और कितना होगा जो टोटल फ्लक्स है। अब क्या हुआ है सेकंड केस में क्या बोला है कि मैं जो इनफाइनाइट वायर था ना वो इनफाइनाइट को हम लोग हटा दिए यानी जो बाहर वाला वायर था ना जो इसके बाहर सिलेंडर के बाहर उसको काट दिए हैं ठीक है उसको काट दिए। तो अब ये वायर इनफाइनाइट है क्या नहीं सर। नहीं ये वायर इनफाइनाइट नहीं है लेकिन पहले जितना लेंथ सिलेंडर के अंदर था अभी भी उतना है कि नहीं है यस सर है सर नहीं है तो उतना ही है। तो टोटल फ्लक्स सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा टोटल फ्लक्स सेम रहेगा। टोटल चार्ज है अंदर में तो टोटल फ्लक्स सेम होगा लेकिन जैसे ही वायर को काट दिए तो अब फील्ड आपका रेडियली अवे नहीं होगा। अब आपका फील्ड जो होगा वो थोड़ा टेढ़ा टाइप का होगा यानी इस टाइप का ऐसा इस टाइप का होगा ठीक। तो अब फेज 1 2 3 अब हम लोग कह सकते हैं कि फेज 1 में फ्लक्स 0 होगा नहीं नहीं अब तो फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल सेम है लेकिन अब ये कोई 0 नहीं है। तो मुझे बताओ φ2 का वैल्यू कम होगा पहले के कंपैरिजन में कि ज्यादा होगा कम होगा कम होगा। जैसे मान लो 10 लड्डू है और 3 जोकर है ठीक। तो पहले जोकर 2 को ही पूरा लड्डू दे दिए थे तो उसको 10 मिला। अब क्या बोला है कि 10 में से सबको कुछ ना कुछ देना है तो जोकर 2 को अगर सिंस कुछ ना कुछ बाकी दोनों जोकर को दे दिए तो 2 वाला जो जोकर था उसको तो 10 से कम ही मिलेगा। यानी पहले के कंपैरिजन में जैसे ही वायर को बाहर वाले वायर को काट देते हैं तो पहले के कंपैरिजन में जो कर्व से फ्लक्स था वो कम हो जाएगा और पहले 1 और 3 में फ्लक्स नहीं था अब 1 और 3 में आएगा। चमका हाँ सर ये आपका हो गया। अब हम लोग 22 में बोला है कि एक स्फेयर है और ये शीट है तो मान लो एक स्फेयर है एक तरबूज है तरबूज तो तरबूज को ऐसे चाकू से काटते हैं तो जब जैसे ही पूरा काटे तो वो जो कटिंग पोर्शन है वो कैसा दिखता है सर्कल दिखता है कि नहीं दिखता है दिखता है सर दिखता है जैसे ये तरबूज है और यहां से काटेंगे तो ये वाला पोर्शन तो सर्कल ही होगा हाँ कि ना। हाँ सर हाँ सर। यही वही बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर है उसमें एक इनफाइनाइट शीट इंसर्ट किए हुए हैं तो इनफाइनाइट शीट का तो शीट का कुछ ही एरिया अंदर में है और वो कौन सा होगा सर्कल होगा। तो सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे तो ये डिस्टेंस x दिया हुआ है और स्फीयर का रेडियस r होता है यही रेडियस निकालना है। तो फ्लक्स कितना होता है चार्ज इनसाइड चार्ज कैसे निकालेंगे तो डेंसिटी इनटू एरिया और एरिया पाई x स्क्वायर सॉरी पाई r स्क्वायर और ये r स्क्वायर इक्वल टू कैसे आएगा तो पाइथागोरस लगा के r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का पावर पाई s। बहुत ही आसान क्वेश्चन ठीक है ये ऐसा आएगा 22 नंबर का क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन अब बोल रहा है कि एक फ्रस्टम है ठीक है फ्रस्टम ठीक है तो फ्रस्टम है उसमें चार्ज यहाँ पे रख दिया ठीक है तो बेस से फ्लक्स कितना होगा तो इस चार्ज को इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है ठीक है तो नीचे वाले बन रहा है तो नीचे वाले से फ्लक्स निकालना है तो नीचे वाले से फ्लक्स निकालना है किसका φ1 कौन सा है φ1 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस ऑफ रेडियस 2r किसका है नीचे वाले का तो ये φ1 है हाँ ये वाला φ1 है तो φ1 is to φ2 तो क्या होता है फ्लक्स तो ऊपर में चार्ज q है q by 2 f0 1 minus cos थीटा होता है तो यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे तो ये रेडियस 2r है ये हाइट 3r है तो ये और 9 4 13 √13 आ आएगा। अब बोल रहे हैं उल्टा अब चार्ज को यहां रख दो अब ऊपर से फ्लक्स निकालो तो उसको ज्वाइन कर देंगे
तो ये भी कोण बन जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। q/2 1 माइनस कॉस थीटा। हाइट तो सेम है लेकिन हाइपोटेनियस इसमें अलग हो जाएगा। तो 9 और इसका रेडियस r है, तो 9 और 1 √10। ठीक, चलिए जय हिंद दोस्तों। कल मिल, आज जिसका क्लास है उनसे मिलेंगे, बाकी आप लोग का डिस्कशन हो गया ना, और कुछ बाकी तो नहीं था? ठीक है, तो चलिए आप लोग जा सकते हैं। नो सर। ठीक है, चलिए कट लीजिए आप लोग। बाय सर। बाय।